संचार साथी ऐप को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। विपक्षी दलों ने संचार साथी ऐप को लेकर सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए संचार साथी ऐप को देसी पेगासस करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इससे लोगों की निगरानी करेगी। इससे आम लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। विपक्ष की मांग है कि संचार मंत्रालय तुरंत अपने निर्देश को वापस ले। It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government? It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship. ये तो पूरा स्ट्रेट आउट प्रिवेसी का हनन है। नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में ऐसे ऐसे आज हमारे पास कानून बन गए हैं जहां पे आपके हर अधिकार को खींचा जा रहा है। ये एक बिग बॉस सर्वेलेंस हाउस बनता जा रहा है कि बिग बॉस में कैमरा आपको सब जगह फॉलो करता है। यहाँ पर आपका पूरी सरकार ही आपको फॉलो करती है आपके मोबाइल के माध्यम से। आप राइट टू प्रिवेसी एक एनश्राइंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, पर ये सरकार को कुछ प्रिवेसी का लेना देना नहीं है। उनको सबके घर में ताक झांक कर कर देखना है कौन क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, क्या खा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहाँ घूमने जा रहा है। कि कोई तो दायरा होता है, कोई तो बाउंड्रीज होती हैं। हर चीज़ का उल्लंघन कर करके आप ये ऐप जो ला रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं हमारे चैलेंजेस जो हैं उसका रिड्रेसल करिए। आप क्या करें, रिड्रेसल के आड़ में आप सर्वेलेंस कर रहे हैं। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। इधर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ढूंढ कर मुद्दे ला रहा है, संसद की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। इधर संचार साथी ऐप को लेकर चल रहे विवाद के बीच टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक ऐप किसी तरह की जासूसी नहीं करता, आप चाहे तो इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से उदाहरण के तौर पे आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार के मुताबिक संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का आदेश देने से पहले सभी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से सलाह मशवरा किया गया था। टेलीकॉम राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर से खास बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। This app has been downloaded over 1.4 crore mobile phones for a long time. App has been quite successful. And now this app works when there is a lot more crowdsourcing of the data. More people report fraud will be beneficial for other people. And there has been a working group that was formed so that they can put their concerns in front of the Department of Telecommunications, which they have. The only company that did not participate was Apple. So the fact was they were all well aware of this. इसी से जुड़ा है हमारे आज का कंज्यूमर अड्डा का टॉपिक भी। क्या संचार साथी से आपका फोन सिक्योर होगा? इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में। बढ़ते अगली खबर की ओर। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी संसद में हंगामा देखने को मिला। एसआईआर के खिलाफ विपक्षी दलों ने लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन किया।
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्षी दल लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहा। लगातार हंगामा के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने प्रदर्शन और नारेबाजी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने सुबह करीब 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। विपक्षी दल सरकार से एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सरकार संसद में चुनाव सुधार के मुद्दे पर चर्चा को तैयार हो गई है। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता अमित पांडे। अमित, बताइए, सरकार किन मुद्दों पर चर्चा को लेकर तैयार हुई है और कितने घंटे तक ये डिबेट होगी? देखिए, एक बड़ा ब्रेक थ्रू सरकार को मिला है। जो यह गतिरोध चल रहा था सदन में एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा को लेकर, बहुत लंबी वार्ता हुई 4 से 5 घंटे को, और आखिरकार अब यह जो मामला है, जो गतिरोध था, वह दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वंदे मातरम और चुनाव सुधार को लेकर अगले हफ्ते ये चर्चा सदन में शुरू होगी, लोकसभा में शुरू होगी। वंदे मातरम पर एक दिन चर्चा होगी और खुद पीएम मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा चुनाव सुधार के नाम पर सरकार अपना लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष रखेगी। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब, यानी कि कल से, बुधवार से संसद सत्र सुचारू रूप से चलेगा और जो बिल सरकार को अहम बिल पेश करने हैं वो पेश करेंगे, पारित कराए जाएंगे। कल सरकार ने 3 बिल पेश किया, 1 बिल पारित कराया, और अब आने वाले दिनों में जो सरकार की योजना करीब 12 से 14 बिल है, उन बिलों को पेश करने की और पारित करने की अब सरकार इस रणनीति पर काम करेगी। और उम्मीद है कि इन बिलों पर चर्चा हो। और जो महत्वपूर्ण बिल है उसमें स्वास्थ्य संबंधित जो पान मसाला गुटखा जिनकी कीमत बढ़ाए जाने, जिन पर सेस लगाए जाने संबंधित बिल है, इसके अलावा अलग अलग जो बिल है वो पेश होंगे। तो अब इस पर भी सरकार आगे रणनीति बनाएगी और इनको जल्द से जल्द इसी हफ्ते इनमें से ज्यादातर बिल को पेश करेगी। जी जी जी, शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी पर। रुपए में गिरावट है कि थमने का नाम नहीं ले रही। $1 का भाव 90 रुपए के पास पहुंच गया है। हालात ये है कि पूरे एशिया में रुपया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली करेंसी बन गया है। क्यों कमजोर हो रहा है रुपया, पूरी डिटेल्स बता रही है मनीषा गुप्ता। जी हाँ, रुपया नित नए लोज बना रहा है यहाँ पर, और कल 89.78 का ऑल टाइम लो था और आज रुपया ऑलमोस्ट 90 के आसपास पहुँचने की फिराक में यहाँ पर। डीलर्स का ऐसा भी कुछ कहना है कि पीएसयू बैंक्स यहाँ पर डॉलर्स बेच रहे हैं आरबीआई के बिहाफ पर, वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शायद ये यही रीज़न है कि हमने 90 का लेवल यहाँ पर टूटता हुआ अब तक नहीं देखा है। अगर हम रुपए की बात करें तो ये 1 रुपया तक फिसल चुका है नवंबर 3 से अब तक, और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो रुपए में 5% तक की यहाँ पर गिरावट दर्ज हो चुकी है। रुपया अब वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है अपने एशियन पेयर्स के सामने, और अगर हम इंडोनेशियन रुपया देखें, फिलिपीन पेसो देखें, उसके भी नीचे अब यहाँ पर करेंसी इंडियन रुपी की परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आई है। प्रेशर इसलिए है क्योंकि एफपीआईज आउटफ्लोज लगातार यहाँ पर हमने आते हुए देखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील अब तक यहाँ पर नहीं हो पाई है। साथ ही साथ अगर आप जीडीपी का नंबर देखें तो वो भी एक अंडरलाइंग लोअर एक्टिविटी ही यहाँ पर दर्शाता है। इंडियन एक्टिविटीज़ ये भी माना जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है वॉल्यूएशंस में। भारत में ना एआई एडवांटेज है, ना ही यहाँ पर ट्रेड पैक्ट भी हो पाया है, तो नेगेटिव्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया सिर्फ ऐसी एक अकेलौती एशियन इमर्जिंग मार्केट करेंसी है जहां पर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट दोनों ही बरकरार होते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ मार्केट्स को ये भी लगता है कि अगर 90 का लेवल टूटता है तो कुछ और गिरावट या मुनाफा वसूली फिर रुपए में यहाँ पर देखने को बन सकती है। माना यह भी जा रहा है कि अगर ये 90 के आसपास रुक जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन भी बन सकती है। ऑफकोर्स जिस तरह से हमने डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखी है, फेड रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन है, वो एसेट क्लासेस के लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव है, लेकिन रुपया एक अलग ही चाल में यहाँ पर, और जिस तरह की मंदी यहाँ पर बनते हुए नजर आई है, बाजार को लगता है कि 90 बहुत दूर नहीं है और उसके आसपास के स्तर आपको नियर टर्म में कारोबार होते हुए दिख पाएंगे। अगली खबर जीएसटी से जुड़ी हुई। जीएसटी फ्रॉड और फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम पर लगाम लगाने के लिए सरकार की बड़ी तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को अगले साल से पूरी तरह से ऑटोमेटिक किया जा सकता है, यानी जीएसटीआर 3B में एडिट या बदलाव करने को पूरी तरह से रोक लग जाएगी। ज्यादा डिटेल्स के लिए बात करते हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, क्या है पूरी खबर?
बिल्कुल, देखिए जीएसटी में फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट और फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार अगले साल से एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अब जीएसटी रिटर्न के फाइलिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो सकती है। दरअसल इसके लिए सरकार ने तैयारी कर भी ली है और अगले साल से जो जीएसटीआर 3B है जिसके जरिए फाइलिंग की जाती है वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। यानी कि अब जीएसटीआर 3B में एडिटिंग या मैन्युअली एंटर करने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जो भी आपका सेल्स क्रेडिट होगा या सेल्स डेटा होगा वो सीधे जीएसटीआर 1 से सीधे जीएसटीआर 3B में रिफ्लेक्ट करेगा। वहीं अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं तो वो भी जो आपका जीएसटीआर 2B होगा वहीं पर रिफ्लेक्ट करेगा। यानी आप अपनी तरफ से आप कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकेंगे। ये दोनों जो फैसिलिटीज है अभी तक जो जारी है इसको बंद करने की तैयारी कर ली गई है। ये अगले साल अप्रैल से हो सकता है इसको लागू कर दिया जाए। 2 चरणों में इसको लागू किया जाएगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसमें कोई भी मैनुअल एंटर करने के लिए या फेरबदल करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। सरकार चाहती है कि जो पिछले 7 सालों में जो फेक क्रेडिट है करीब 2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, इसको किसी तरह से रोक लगाई जाए और पूरी प्रक्रिया को एक तरह से ऑटोमेटिक बनाने पर जोर दिया जाए। जी शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी पर। आधार अथॉरिटी ने नए ऐप लॉन्च किया है। इसके जरिए आप बिना आधार सेंटर गए अपने आधार अपडेट के सारे काम चुटकियों में कर सकते हैं। इस ऐप में क्या क्या सुविधा है, इस पर आधार अथॉरिटी के सीईओ भुवनेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। 2 नई फैसिलिटी हम लोगों ने ऑफर की हैं। पहली फैसिलिटी है जिसमें आप अपना आधार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उससे वेरिफिकेशन कर सकते हैं आइडेंटिटी का। तो इसको हम कह रहे हैं शो, शेयर एंड वेरीफाई। यानी कि आप कहीं भी गए, मान लीजिए कि होटल में गए और आपको चेक इन करना है तो आप बस होटल का QR कोड स्कैन करके अपना आईडी शेयर कर सकते हैं। आपका ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे यूपीआई में पेमेंट होता है QR कोड से, ऐसे इस ऐप से हो जाएगा। ये पहली फैसिलिटी है जो पहले से आधार के किसी सिस्टम में उपलब्ध नहीं है। दूसरी फैसिलिटी है कि मोबाइल नंबर आप अपना अपडेट करना चाहते हैं। अभी तक ये फैसिलिटी केवल आधार सेवा केंद्र पर उपलब्ध है, क्योंकि आपको अपने बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स वहां देने होते हैं, जिससे वेरीफाई करते हैं कि आप स्वयं मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर अपडेट थोड़ी एक रिस्की प्रक्रिया है। किसी ने अगर गलती से जो है ऐसी सिस्टम बना दिया कि आधार में जो लिंक्ड मोबाइल नंबर है वो किसी और के कब्जे में आ गया तो पूरे के पूरे बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उसके कब्जे में चले जाएंगे। इसलिए हमने उस पर रिस्ट्रिक्शन रखे हुए हैं। लेकिन आधार ऐप में हम फेस ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करके मोबाइल नंबर अपडेट की फैसिलिटी इस ऐप में दे रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो हमारे पुराने फैसिलिटीज उपलब्ध हैं एम आधार ऐप में और माई आधार पोर्टल में, उनको भी हम समय के साथ इसी ऐप में ले आएंगे। आज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे है, लेकिन दिल्ली की हवा 2 दिन की राहत के बाद फिर बेहद खराब श्रेणी में आ गई है। इसी बीच सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिपोर्ट जारी की है जो कहती है कि इस बार पराली कम जली, लेकिन दिल्ली की जहरीली हवा का असली कारण लोकल है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। रोहन, कैसे है दिल्ली के प्रदूषण की हालत और क्या कहते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट? बिल्कुल, ये विडंबना देखिए कि आज है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और आज ही का वो दिन है जब दोबारा से पोल्यूशन जो है बहुत ख़राब की श्रेणी में आ गया। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं करीब 360 AQI है दिल्ली का एवरेज, और ये एवरेज AQI है दिल्ली के कई सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं। चांदनी चौक ले लीजिए, ITO ले लीजिए, बवाना ले लीजिए, नरेला ले लीजिए, जहाँ 400 के भी पार जा चुका है AQI। थोड़ी सी राहत मिली थी पिछले 2 दिनों में, जबकि वो 300 से कम था या 300 के करीब पहुंचा था, लेकिन अब दोबारा से जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ रहा है। और ये तब हुआ है जबकि दिल्ली में जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का ग्रेड 3 है उसको हटा के ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में दोबारा से हम आ चुके हैं। तो ये जो पॉलिसी डिसीजन है, जाहिर सी बात है उसका असर दिखता हुआ मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी शायद नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा और रखना चाहिए था, क्योंकि जो स्थिति है हवा की वो लगातार ख़राब होती जा रही है। और जो मौसम विभाग का अनुमान है
1-2 दिनों तक तो कोई राहत नहीं मिलेगी, उसके बाद थोड़ी सी हवा अगर स्थिति तेज होती है तो फिर पॉल्यूशन से थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि दोबारा से आज सुबह से स्मॉग बना हुआ था पूरी राजधानी में, और ये अधिकतर लोग जो है अभी भी वो आंखों में जलन और सांस लेने में जो तकलीफ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं। पॉल्यूशन की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जी शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी पर। दिल्ली प्रदूषण के बाद अब बात करेंगे मुंबई की। हफ्ते भर से जहां मुंबई शहर प्रदूषण की गिरफ्त में रहा है, उससे आज कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। AQI 200 पार चले जाने के बाद मुंबई में आज प्रदूषण स्तर औसतन 155 के करीब दर्ज किया गया। मुंबई में कैसे है प्रदूषण के हाल, बता रहे संवाददाता संकेत वरक। मैं फिलहाल हूँ मुंबई में, और इस शहर की पिछले कुछ दिनों से अगर चर्चा हुई है तो वो प्रदूषण को लेकर चर्चा हुई है। अगर इसके पहले वाला वीक, जिसके पहले वाला हफ्ता अगर हम बात करें, तो उस हफ्ते में, उस वीक में मुंबई का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था, AQI था, वो 200 के ऊपर था। 218, 217, 220 तक ये AQI जा रहा था। बट आज मैं अगर AQI की बात करूँ तो वो मुंबई का, इस शहर का जो AQI है वो 160 के आसपास है। मतलब एक कहीं तो 60 से 70 पॉइंट से AQI जो है डाउन हुआ है। और ये डाउन हुआ क्यों है, तो मुंबई महानगर पालिका जो यहाँ की स्थानिक बॉडी है, उन्होंने कुछ उपाय योजना की। वो उपाय क्या थे, तो जो पॉल्यूटिंग यूनिट्स हैं, मतलब पॉल्यूटिंग यूनिट्स यानी कुछ कंस्ट्रक्शन साइट्स होंगे, बेकरीज होंगे, तो उनके ऊपर थोड़े बहुत निर्बंध लाए गए। उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण कदम जो उठाया गया है वो मुंबई के जो रास्ते हैं, मुंबई में हाईवे और इंटरसिटी रास्ते अगर हम देखें तो 700 से 750 किलोमीटर के जो ये रास्ते हैं, उन रास्तों को धोया गया मतलब मिस्टिंग किया गया, वाटर डैम्पिंग किया गया। कुछ वाटर स्प्रिंकलर से किए गए, और कुछ रास्ते ये जो वाटर टैंकर्स होते हैं, उन टैंकर्स के ज़रिए से ये जो रास्ते हैं वो धोए गए। और इसी के चलते, इसी के कारण मुंबई का जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, और थोड़ा सा कम हो चुका है। और हवा भी जो है, जो कुछ हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी, वो भी अब थोड़ी सी कम हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद के साथ मैं संकेत वरक, CNBC आवाज़, मुंबई। दिल्ली हो या मुंबई, धूल, धुआं और धुंध की घनी चादर सब जगह फैली हुई है। हवा में प्रदूषण का जहर बुरी तरह से घुल गया है। ऐसे में अब कैसे प्रदूषण कंट्रोल होगा, ये एक बड़ी चुनौती है। आज आवाज अड्डा में इसी पर चर्चा कर रहे हैं। खराब हवा क्या दवा, शाम 7:57 पर। उत्तर भारत में हल्की ठंड शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल दिसंबर और फरवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ेगी। इस पर मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। दिसंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है, अभी उत्तर भारत में इतनी ठंड हमें देखने को नहीं पड़ रही, तो कब तक ये देखने को मिलेगी? देखिए, जहां तक उत्तर पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं, तो कल हमने जैसे कि सीजनल और मंथली आउटलुक भी IMD ने इशू किया हुआ था, उसके हिसाब से हम बात करें तो जो हमारा जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिम भारत का, वहां पर जो कोल्ड वेव की संभावना है, जो दिन है, वो सामान्य से थोड़े से अधिक रहने की जो अनुमान लगाया गया है। नॉर्थ वेस्टर्ली और नॉर्दर्ली विंड्स होती हैं, उनकी वजह से तापमान में गिरावट देखी जाती है, क्योंकि ऊपर से ठंडी हवाओं को भारत क्षेत्र में लेकर के आता है। तो अभी अगर हम आज की सिचुएशन की बात करें तो एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र में केंद्रित था, जिसकी वजह से जो तापमान में अभी थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी देखी गई है, मुख्य रूप से हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। वहीं जब ये पास हो जाएगा तो हमारा अनुमान ये है कि तापमान में उसके बाद थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और तापमान जो है 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके बाद गिर सकता है। तो आखिरी सवाल, कौन कौन से राज्य है जहां पर कि हमको ज्यादा ठंड देखने को मिल सकती है? दिसंबर 2025 के दौरान जो है उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ क्षेत्र है, वहां पर जो शीतलहर चलती है यानी कोल्ड वेव, वो सामान्य से अधिक हो सकती है। अगर हम पूरे सीजन के बारे में बात करें, दिसंबर से फरवरी के बारे में बात करें, दिसंबर 2025 फरवरी 2026 के बीच में, तो मध्य भारत कुछ हिस्सों के साथ साथ उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वोत्तर भारत और कुछ इलाकों में जो आने वाले जो दिन है उसमें सामान्य से अधिक कोल्ड वेव कंडीशन जो देखने को मिल सकती है। इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर।